देख, अगर यूं ही परेशान की ना तो तेरी शादी इस बरगद से करा दूंगी। समा ने अपनी बेटी विष्णुनी से कहा। ये बात समा हर दिन बैठे बैठे कहती रहती थी अपनी बेटी से। समा का घर बहुत बड़ा या आलीशान तो नहीं था, पर 3 लोगों के लिए पर्याप्त था। पिता काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करते थे। समा के छोटे से घर के बाएं हाथ में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ के बगल में एक पीपल का पेड़ था जो काफ़ी पुराना था, और उस पीपल के पेड़ को हर दिन विष्णुनी जल गिराया करती थी। विष्णुनी ने कहा, इस बरगद से? अरे, इसके तो भाग्य खुल जाएंगे माँ। फिर समा बोलती है, हर बात पर मजाक नहीं करते, मस्खरी, कभी तो बुद्धि का इस्तेमाल किया कर। विष्णुनी अब 22 साल की हो चुकी थी। कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और विष्णुनी वैसे भी ज़्यादा पढ़ने में रुचि नहीं रखती थी। उसे एक ही चाहत थी कि बड़ी होकर वो फिल्म में काम कर सके। भगवान ने खूबसूरती तो पहले ही दे दी थी। राजनगर, जहाँ पर वैसे भी आए दिन शूटिंग होती रहती थी, एक बार किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान विष्णुनी की मुलाकात राज सिंह से हुई। राज सिंह ने विष्णुनी को एक फिल्म में हीरोइन की छोटी बहन का किरदार निभाने का प्रस्ताव दिया। विष्णु ने भी हंसी खुशी उस किरदार को निभाने के लिए हामी भर दी। कहानी भी कुछ ऐसी थी कि शूटिंग विष्णुनी के घर के पास थी। आज आखिरी शूटिंग विष्णुनी के घर ही होनी थी। शूटिंग की सारी तैयारियां हो चुकी थी और रात करीब 10 बजे का शूटिंग था। सारे आसपास के बच्चे बूढ़े भीड़ लगाए हुए खड़े थे और शूटिंग देख रहे थे। सीन विष्णुनी की शादी का था, जहाँ उसे हीरो के साथ 7 फेरे लेने थे। सभी शूटिंग दे रहे थे और शादी के मंत्रों के साथ फेरे भी पड़ गए। फिर दूल्हा और दुल्हन का विष्णुनी का घर, जिसमें प्रवेश के साथ ही शूटिंग का समापन था। शूटिंग अच्छे से बीत गई। सभी सामान समेटने में लग गए, मगर घर में प्रवेश किए हुए हीरो हीरोइन अभी तक बाहर नहीं आए थे। डायरेक्टर ने मजाक में कहा, अरे आओ भाई, शूटिंग ख़त्म हो चुकी है। सच में तेरी शादी नहीं हुई जो निकल ही नहीं रहा, चल आ जा। थोड़ी देर बाद विष्णुनी चीखते चिल्लाते बाहर निकलती है, बचाओ बचाओ मुझे उससे। क्या हुआ? किससे तुम्हें बचाएं? अरे जो हीरो है आपका कहता है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, पता नहीं अजीब सी बातें कर रहा है। डायरेक्टर ने कहा, ये क्या बदतमीजी है, पागल तो नहीं हो गई हो? अंदर गए कुछ लोगों को हीरो ने बलपूर्वक बाहर फेंक दिया और फिर खुद से ही बाहर आ गया। हीरो के हाव भाव देखकर कोई पहचान नहीं सकता था कि ये वही फिल्म है, मतलब ये वही फिल्म का हीरो है जो अभी शूटिंग कर रहा था या शूटिंग के दौरान सबसे हंस बोल रहा था। डायरेक्टर ने कहा, पागल हो गया क्या तू? ये क्या किए जा रहा है? नशा करके आया क्या? हीरो, जिसका कि नाम राज था, अपने हाथों के इशारे से एक पेड़ की टहनी का डायरेक्टर के मुंह पर दे मारता है। इस नज़ारे को देख सभी डर जाते हैं। फिर एक डरावनी आवाज़ में कहता है, ये मेरी पत्नी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। राज अपने हाथों से विष्णुनी को पकड़ लेता है। विष्णुनी डर से कर्रा उठती है और कहती है, कभी हुई हमारी शादी? अरे नाटक था जिसे तुम सच मान रहे हो। फिर वो जिन जोर से हंसता है, राज नहीं हूँ मैं, इस बरगद का जिन हूँ। तेरी माँ हमेशा से कहती थी कि तेरी शादी इस बरगद से करा दूंगी। विष्णुनी को मानो एक सदमा सा लग गया हो। जिस बात को हर दिन वो मजाक समझ रही थी, वो आज मजाक नहीं बल्कि हकीकत था। जिन कहता है, फिर आज जाने कितने वर्षों से इसी पल का इंतजार था। आज इस शादी के दौरान राज नहीं मैं था, अब विष्णुनी मेरी है। ये सब हो ही रहा होता है कि तभी उस भीड़ में से एक आवाज़ आती है। यह आवाज़ जिनकी आवाज़ को दबाने के लिए काफ़ी थी, उसी मोहल्ले के एक उम्र दरकम हकीम चाचा की थी। वो पेशे से दर्जी थे,
लेकिन नाम हकीम, और उसके साथ ही साथ उन्हें भूत प्रेत उतारना भी आता था। रुक जा, हिलना नहीं दुष्ट पापी, एक बच्ची के जीवन पर कब्जा करना चाहता है। जिन कहता है, चले जाओ चाचा, वरना आज मेरी शादी के दिन तुझे मारना ही पड़ेगा। ठहर, अभी तेरी गर्मी शांत कर देता हूँ, निकल अभी से शरीर से। ये कहते हुए चाचा ने एक छोटी शीशी निकाल कर कुछ बूंदें उसमें से जिन के ऊपर छिड़की। जिनके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने पास ही खड़े एक बैलगाड़ी के पहिए को अपनी उंगलियों के इशारे में उठाया और हकीम की तरफ फेंका। हकीम ने समय पर हटकर अपने को बचाया। रुक, अभी बताता हूँ। अपनी आंखें बंद किए हुए कुछ मंत्रोच्चार के बाद चाचा ने अपने झोले से कुछ राख निकालकर जिन की तरफ छोड़ी। राख के पहुंचते ही जिन ने क्रोधित होते हुए उसके शरीर को छोड़ बाहर निकल आया। राज एकदम बेसुध हो जमीन पर गिर पड़ा था। विष्णु जी ने कहा, राज क्या हुआ तुमको? उठो राज। राज ना ही होश में था और ना ही हिल रहा था। एक आवाज़ आती है, मैं हारा नहीं हूँ, मैं आऊँगा अपनी विष्णुनी को लेने। चाचा ने कहा, चल भाग यहाँ से, बढ़ाया ले जाने को। सभी लोग राज के करीब आकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर, विष्णुनी और बाकी सभी लोग राज के ऊपर पानी की छींटे मारते हैं। राज के होश में आते ही एक खुशहाली का माहौल आ जाता है, मगर साथ ही साथ चर्चों का आलम भी शुरू हो जाता है। अब एक बात तो तय थी कि विष्णुनी के ऊपर वो जिनकी निगाहें थी। विष्णुनी थोड़ी डर चुकी थी। विष्णुनी थोड़ी निडर होने के कारण खुद को संभाल चुकी थी। उसने सभी की निगाहों को पढ़ लिया था। वहाँ की भीड़ ने देखा था आंखों देखा हाल, इसलिए अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस बरगद के पास जाने को। विष्णुनी के घर जाने से पहले ही उसके साथ घटित घटना की खबर उसके घर पहुंच चुकी थी। विष्णुनी के घर में प्रवेश करते ही कहती थी ना कि दिन भर इतनी चंचलता अच्छी नहीं है, मगर मेरी सुने भी तो कौन। हे राम, अब क्या होगा? कहाँ छुपाऊं तुझे उसकी गंदी निगाहों से? माँ, सब ठीक तो है? देखो, हकीम चाचा ने सब ठीक कर दिया है, देखो। समा ने कहा, रुक तू अभी। समा ने एक मुट्ठी लाल सुर्खी मिर्च ली और विष्णुनी के सर से पांव तक 7 बार फेरा और उसे आग में डाल दिया। अरे माँ, कुछ नहीं होगा माँ, तू व्यर्थ परेशान हो रही है। तभी हकीम चाचा उनके घर आ जाते हैं। नहीं बेटा, परेशानी वाली बात है ही, यही बताने के लिए यहाँ चला आया। समा ने उठकर हकीम चाचा के पैर छुए और एक आसन दे दिया। चाचा, क्या होगा अब? थोड़ी सी कुछ क्रिया और करनी होगी बस। चाचा ने इतना कहा और फिर कहा, अच्छा, मैं कुछ सामान लिख देता हूँ, बाजार से लेती आना। आज अमावस है, आज ही करना होगा ये सब। चाचा ने कुछ सामान लिखवा दिए और समा सामान लेने बनिए की दुकान पर चली गई। विष्णुडी अपने कमरे में बैठी एक किताब लिए पढ़ने लगी। अभी कुछ पृष्ठ पड़े थे कि उस पन्ने पर लिखे अक्षर एक एक कर गिरने लगे। विष्णुडी हैरानी से ये सब देख रही थी कि सारे अक्षर एक वाक्य में बदल गए। तुम मेरी हो विष्णुनी। और कमरे में किसी के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। विष्णुडी भागकर अपने कमरे से बाहर आई तो देखा वहाँ रखी कुर्सी खुद से हिले जा रही थी, मानो जैसे कोई बैठा हो उस पर। अब विष्णुडी को डर लगने लगा था। बगल में मंदिर में रखे श्री गणेश जी की मूर्ति का एक सिरा उसकी तरफ था। तभी उसने अपने हाथों में उन्हें उठा लिया और फिर अपने स्थान पर खड़ी हो गणेश जी का मंत्रोच्चार करने लगी। थोड़ी ही देर में घर का माहौल पूरी तरह सामान्य हो गया। समा के आने पर विष्णुडी ने थोड़ा सा भी इस बात का आभास नहीं होने दिया कि अभी कुछ हुआ था। शाम ढलने तक हकीम चाचा भी आ चुके थे। अपने साथ उन्होंने एक झोला और एक बोतल रखा हुआ था। घर के आंगन में उन्होंने आसन बिछाया जहाँ से वो बरगद का पेड़ साफ दिख रहा था। विष्णुडी को सामने बैठा देख उसे एक तिलक लगाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। फिर साथ लाए कुछ नींबू को
विष्णुड़ी का अगल बगल रख दिए। ये सभी क्रियाएं चल रही थी कि सामने जला हुआ पूरा दिया किसी ने फूंक मारकर बुझा दिया। समा ने कहा, अरे ये कैसे बुझ गया? चाचा ने कहा, इसी का इंतजार था मुझे, आ गया वो जिन यहाँ पर। बेटी तुम बस यूं ही बैठे रहना और जो मंत्र बताया है उसे लगातार जपती रहना। विष्णुड़ी ने हाँ में उत्तर दिया और फिर मन ही जाप करने लगी। वो जिनका कोई रूप तो था नहीं, इसलिए पड़ी हुई वस्तुओं में ही उसकी छाया बन जाती। जलती हुई अग्नि में उसे साफ साफ देखा जा सकता था, या तो फिर पानी में। हवन कुंड में अग्नि की प्रतिमा प्रवाह हो रही थी। अभी अग्नि ने रूप धारण किया था कि उसे अपने शक्ति से उस जिन ने नष्ट कर दिया। हकीम चाचा ने फिर से अग्निकुंड में आग जलाई। इससे पहले कि फिर से उसे नष्ट करता, चाचा ने हाथों में कुछ राख लिए एक मंत्र के साथ अग्नि में अर्पित कर उसे और भी विराट बना दिया। अब अग्नि अपने चरम पर थी। अग्नि की प्रकाश से चारों ओर पीली रोशनी बिखरी हुई थी। तभी एक चेहरा अग्नि के लपटों में दिखाई दिया। चाचा ने कहा, ओ तो तू है, अब दिखा मुझे। आग में दिखता चेहरा हंसने लगता है और उसके हंसने की गूंज में पूरा घर हिल जाता है। रुक, मैं तुझे अपने वश में करता हूँ। चाचा ने कहते हुए 4 नींबू लिए और उस पर रस निचोड़ दिया और साथ में कुछ मंत्रों के साथ उसे घर के 4 कोनों में रख दिया। जिस नींबू का रंग लाल हो जाए समझ लेना कि वो उसी कैद में है। अपनी आंखें बंद किए चाचा मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और साथ ही साथ आग में घी भी छोड़ रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद एक बहुत तेज चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। हकीम चाचा ने समा से कहा, जाकर देखो कौन से नींबू का रंग बदला है। समा जाकर देखती है तो एक नींबू लाल तो नहीं, हाँ काला जरूर हो गया था। चाचा लाल तो नहीं है, काला हो गया एक नींबू। चाचा ने कहा, क्या? हकीम चाचा खुद जाकर वो नींबू ले आते हैं और कहते हैं, अरे इसे तो जितना शक्तिशाली सोचा था ये तो उससे भी कई ज़्यादा है, इसलिए तो काला हो गया इसका रंग। बच गई बेटी, जा अब कुछ भी ना होगा, खाली हो गया बरगद का पेड़। विष्णुड़ी ने कहा, चाचा लेकिन आप एक बोतल लाए थे, वो क्यों? चाचा ने कहा, अरे बेटा सोचा था कि बोतल में कैद करूँगा, मगर फिर देखा नींबू में ले जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। आगे क्या करना है मैं देखता हूँ। काफ़ी दिनों से बंद पड़े उस मकान में अब मकड़ों ने जाला बना लिया था और अपना कब्जा कर लिया था। दिन की रोशनी में भी उस कोने के मकान को कोई देखने नहीं आता था। उसके पहले वहाँ प्लॉट था जो आज भी खाली पड़ा था, मतलब कि अभी सिर्फ ज़मीन ही थी। आज 9 महीने के बाद उस घर का दरवाज़ा फिर से खुला। प्रेरणा और उसकी फैमिली उस मकान में रहने आए थे। प्रेरणा के घर में उसका पति श्याम और उसका बेटा अंकुश रहते थे। श्याम ने कहा, अरे मुझे तो अभी अभी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा, इतने कम दाम में इतना अच्छा मकान हाथ आ गया, बताओ यार। फिर प्रेरणा ने कहा, हाँ वही तो, मुझे तो पहली नज़र में ही ये घर पसंद आ गया था, मगर सोचना ही था कि इतनी जल्दी हमें मिल जाएगा। एक ट्रक पर घर का सारा सामान लिए पूरा परिवार घर में दाखिल होता है। दरवाज़ों और दीवारों पर मानो कि कीड़ों मकोड़ों ने अपना राज कर लिया था। एक बड़ा सा हॉल, 4 कमरे, एक रसोई और 2 बाथरूम। घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा था जिसमें एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। पेड़ के सारे डाल और पत्ते टूट टूट कर पूरे घर बगीचे में गिर पड़े थे। 4 कमरों का मकान ये श्याम के लिए पर्याप्त था। साफ सफाई करना एक मुसीबत का काम था बस यहाँ पर, बाकी सब तो बढ़िया था। प्रेरणा ने ऑनलाइन एक नौकरानी बुक कर ली थी।
दोपहर होते होते वो भी अपना बोरिया बिस्तर लिए आ जाती है। प्रेरणा उससे कहती है, क्या नाम है तुम्हारा? नौकरानी बताती है, जी मेरा नाम नैना है। चलो अपना सामान रखो और अभी से काम करना शुरू कर दो। काम भी काफ़ी है, इसलिए वक्त ही लग जाएगा। शाम होते होते कम से कम सफाई कर देना, बाकी सामान तो खोलना और लगाना ही बचेगा बस। नैना ने कहा, जी। प्रेरणा ने कहा, चलो तब शुरू करते हैं। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, यहाँ तक कि उनका बेटा अंकुश भी उनकी मदद करता है। शाम होते होते सभी सामान अच्छे से लगा दिए जाते हैं। श्याम ने भी बाहर के बगीचे को पूरी तरह साफ कर दिया था। फिर प्रेरणा कहती है, सुनो आज चिकन ले आओ, रात को वही बना देती हूँ। श्याम कहता है, अच्छा ले आता हूँ, तुम बाकी सब तैयार करो। श्याम चिकन लेकर आता है। प्रेरणा और नैना मिलकर उसे बयाने की तैयारी करते हैं। नैना चिकन धोती है कि एक पीस उससे हाथ से छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। वो झुककर नीचे उठाने को जाती है, मगर ताज्जुब की कि नीचे उसे कोई भी पीस नहीं मिलता। उसे खुद पर वहम होता है कि शायद उसे ऐसा लगा होगा कि कुछ गिर गया है। वापस से उठकर वो अपने काम में लग जाती है। घर का वातावरण पूरी तरह से चिकन की महक से भर जाता है। रात में सभी मिलकर टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तभी अंकुश के हाथों से भी एक टुकड़ा टेबल के नीचे गिर जाता है। तभी नैना कहती है, जाने दो बाबू, मैं उठा दूंगी। सभी खाकर बड़े वाले हॉल में बैठते हैं। नैना भी अपना खाना खाकर साफ सफाई करने लगती है। टेबल के नीचे जाकर देखती है, मगर उसे कहीं कुछ भी नहीं गिरा हुआ मिलता। उसे बड़ा अजीब लगता है। तभी वो प्रेरणा को बुलाती है। तभी प्रेरणा कहती है, क्या हुआ? नैना कहती है, भाभी, बाबू के खाते वक्त एक टुकड़ा चिकन के नीचे गिर गया था, मिल ही नहीं रहा। तभी प्रेरणा कहती है, होगा यहीं कहीं, बस दिन इसी बात के लिए तुमने मुझे बुला लिया। अरे चूहा ले गया होगा यार। नहीं भाभी, आज शाम को भी यही हुआ था, चिकन धोते वक्त। प्रेरणा कहती है, लगता है आज काम ज़्यादा पड़ गया, इसलिए कुछ सूझ नहीं रहा है। चलो चलो जल्दी सो जाओ। सभी कमरों में चले जाते हैं। अंकुश, प्रेरणा और श्यामा एक कमरे में और नैना दूसरे कमरे में चली जाती है। नैना की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर वो चिकन के टुकड़े लेकर कौन गया है। प्रेरणा अंकुश को सुला रही होती है। अंकुश की नज़र एकदम से खिड़की पर जाती है, जहाँ पर पर्दा टंगा हुआ होता है। अंकुश को दिखता है कि कोई पर्दा वहाँ से हटाकर उन्हें देख रहा है और झांक रहा है। मम्मी, मम्मी, कोई पर्दे से झांक रहा है। प्रेरणा कहती है, नहीं बेटा, कुछ नहीं है, देखो। नहीं मम्मी, अभी कोई था वहाँ। श्याम वैसे भी इतना ज़्यादा थक गया था कि वो दोबारा सो जाता है। प्रेरणा भी अंकुश को सुलाते सुलाते सो जाती है, मगर अंकुश को नींद नहीं आती है। उसकी नज़र बार बार उसी पर्दे पर जाती है। काफ़ी देर बाद फिर से उसी तरह पर्दे को हटाकर कोई झांकता है। अंकुश अपनी मम्मी को उठाते हुए, मम्मी मम्मी उठो, देखो फिर से है वहाँ कोई। प्रेरणा उठकर देखती है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। सो जा बेटा, कुछ भी ना है। और प्रेरणा भी दिन भर थक चुकी थी, क्योंकि थकान ज़्यादा ही हो रही थी। वो भी सो जाती है। अंकुश की निगाहें अब सिर्फ उसी ओर टिक जाती हैं, और फिर जाने कब उसे भी नींद आ जाती है। आधी रात नैना अपने कमरे में उठकर रसोई में जाती है पानी पीने के लिए। वो फ्रिज खोलती है, मगर उसे रखी हुई बोतल में पानी की एक बूंद नहीं मिलती। नैना बड़े ताज्जुब से आंखों को पूरा खोलकर देखती है। उसे सारी बोतलें खाली मिलती हैं। कौन पी क्या होगा यार? पता नहीं भैया भाभी को क्यों नहीं दिखाई देता कुछ। जब से आई हूँ यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। नल खोल पानी लेती है और पीकर कमरे में जाती है। सुबह उठ सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं।
प्रेतना बाकी सभी सामान दोपहर तक नैना के साथ खाली कर लेती है। श्याम अपने ऑफिस के लिए सुबह ही निकल जाता है। अंकुश की छुट्टियां चल रही होती हैं, इसलिए वो घर पर ही एंजॉय करता है। अंकुश बैठा बैठा अपने छोटे से बॉल के साथ खेल रहा होता है। बॉल को बार बार दीवार पर मारता, जिससे कि बॉल उसके पास लौट आती थी। फिर बॉल खेलते खेलते उसके पलंग के नीचे चली आती है। जैसे ही अंकुश बॉल लेने जाता है, वैसे ही बॉल वापस आ जाती है, मानो किसी ने बॉल को बाहर लुढ़का दिया हो। ये देख अंकुश ने बॉल को फिर से अंदर की तरफ लुढ़का दिया। बॉल फिर से लौट आती है। इसे देख अंकुश को कुछ हैरानी सी हुई। उत्सुकता से एक बार फिर बॉल अंदर लुढ़काता है, मगर अब की बार बॉल बाहर ही नहीं आई। अंकुश इस बार बहुत तेज डर जाता है। झुक कर नीचे देखता है तो उसे एक छोटा सा बच्चा बॉल पकड़े दिखाई देता है। अंकुश तेजी से अपने मम्मी के पास भाग के जाता है। मम्मी, मम्मी कमरे में कोई है, मेरा बॉल वापस नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहे हो? कौन है? चलो देखते हैं, वो नैना से बोलती है। नैना भी पीछे पीछे आती है। अंदर जाकर देखती है तो बॉल वही ज़मीन पर पड़ी होती है। लो, पड़ा तो है बॉल। अंकुश अपने छोटे हाथों से पलंग के नीचे इशारा करके देखता है, और यही वो अपनी मम्मी और नैना को भी बताता है। अरे, मम्मी यहीं बैठा था। प्रेतना अंकुश की बातों पर यकीन नहीं करती है, मगर नैना के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। रात के खाने के टेबल पर तीनों खाना खाते होते हैं, तभी अंकुश के पैरों पर किसी का स्पर्श होता है। अंकुश थोड़ा पीछे होकर उस तरफ देखने लगता है तो उसे वहीं वो बच्चा उसके पैरों पर हाथ रखता हुआ दिखाई देता है। अंकुश डर कर एक कदम पीछे हो जाता है और सीधा उठ खड़ा होता है। क्या हुआ? खाना गिर गया है क्या? नहीं मम्मी, अभी था यहाँ वो बच्चा, वो टेबल के नीचे। श्याम नीचे देखता है। अरे यार, कहाँ है? कोई तो नहीं है। देखा होता तो दिखता ना। अंकुश वापस अपने कुर्सी पर बैठता है, मगर उसका ध्यान उसी जगह पर होता है। नैना अपना खाना निकाल पानी लेने जाती है। लौट कर आती है तो उसे अपने खाने का आधा हिस्सा खाली मिलता है। ये देख नैना बहुत बुरी तरह से डर जाती है। दौड़कर प्रेतनी के पास जाती है। भाभी, भाभी कोई है इस घर में? मेरा खाना, चलिए दिखे, चलिए देखिए, कोई खाना खा गया मेरा। प्रेतना कहती है, अरे पागल, एक बच्चे की बात को तुमने हकीकत समझ लिया। क्या तुमने देखा किसी को? नहीं, मगर कोई है तो। क्या वहम पाले हुए घूम रहे हो तुम दोनों? नैना फिर से खाना निकालती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। सभी रात होते होते सो जाते हैं। आधी रात होते होते प्रेतना की नींद खुल जाती है। कमरे में काफ़ी अंधेरा होता है, बस खिड़की के पास थोड़ी रोशनी थी। प्रेतना ने देखा कि अंकुश खिड़की के पास खड़ा है। प्रेतना को थोड़ा अटपटा सा लगता है। प्रेतना आवाज़ लगाती है, अंकुश, वहाँ क्या कर रहे हो? अंकुश, मैं तुम्हीं से कह रही हूँ, सुन रहे हो ना? ये कहते कहते प्रेतना का हाथ बिस्तर पर छोटे से हाथों टकरा जाता है। प्रेतना देखती है तो अंकुश उसे उसके बगल में सोया हुआ मिलता है। प्रेतना ने फटाक से खिड़की की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं होता। प्रेतना के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है। पास पड़े पानी की बोतल उठाती है, मगर बोतल खाली मिलती है। वो इतना डरी रहती है कि हिम्मत नहीं होती है पानी ले जाने की। शाम को उठाती है, सुनो उठो, थोड़ा पानी ला दो यार। होगा यार बोतल में। वो तो तुम पी गए। अरे, मैं तो अभी उठाऊं, पानी पिया ही नहीं मैंने यार। शाम की बात से अब तो जैसे प्रेतना के होश ही उड़ गए थे। तुरंत हाथ बढ़ाकर कमरे की लाइट जलाती है वो। अरे यार, इतना रोशनी करने की क्या ज़रूरत है? तुम भी ना।
सुनो, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम पानी ला दो। श्याम पानी लेने किचन में जाता है, मगर उसे एक भी बोतल में पानी नहीं मिलता है। नल से पानी लाता है और गुस्से में कहता है, ये नैना को पता ही नहीं है कि तुमने एक भी बोतल नहीं भर के रखी उनने। एक बोतल नहीं है फ्रिज में। अरे, मेरे सामने तो भरा था उसने, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से देखा था? हाँ, मैंने एक एक बोतल देखी थी। प्रेतना श्याम को कुछ कह नहीं पाती। उसे लगता है कि अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अभी अभी तो इतना बड़ा लोन लेकर उसने घर खरीदा है, उसे परेशान क्यों करना। अच्छा, मैं कल बात करती हूँ नैना से। उधर नैना की नींद किसी अनहोनी आवाज़ से टूट जाती है। वो जब आंखें खोल के देखती है तो उसके कमरे में अंकुश होता है, जो अपनी बॉल की आवाज़ से खेल रहा होता है और उसी की बॉल आवाज़ कर रही होती है, जिससे उसकी नींद टूटी होती है। बाबू, बाबू, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई खेलने का वक्त है? बाबू। नैना की आवाज़ देने पर भी कोई प्रतिक्रिया न दिखी। उठकर उसके पास जाती है नैना और उसे पीछे से हाथ लगाकर आवाज़ देती है, बाबू। बाबू के घूमते ही नैना के होश उड़ जाते हैं। उस बच्चे की लाल खून जैसी आंखें नैना को कमरे से भगाने के लिए काफ़ी थीं। नैना भाभी भाभी चिल्लाते हुए, चीखते हुए कमरे से निकलती है। नैना की चीख सुनते ही बगल के कमरे से प्रेतना और श्याम सीधे दौड़ कर आते हैं। क्या हुआ नैना, क्यों चिल्ला रही हो? नैना अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, भाभी, भाभी, बाबू की आंखें। बाबू, बाबू तो कमरे में है। नैना भागकर कमरे में जाकर देखती है तो अंकुश को बिस्तर पर सोते देखती है। वापस आकर नैना कहती है, बाबू नहीं था तो कौन था मेरे कमरे में? लाल खून जैसी आंखें। ये बोल नैना रोने लगती है। प्रेतना कहती है, हाँ, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ था आज रात। अंकुश जैसा ही एक बच्चा मेरे कमरे में था। दोनों की बात को काटते हुए श्याम कहता है, ये क्या बातें की जा रहे हो, मुझे भी बताओगे? प्रेरणा और नैना ने मिलकर सारी घटना श्याम को बताई। क्या बकवास है, तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। अंकुश को लेकर कुछ भी बके जा रहे हो तुम दोनों। तभी कमरे से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है। सभी भागकर कमरे जाते हैं तो दंग रह जाते हैं। अंकुश कमरे के पास बैठा किसी बच्चे से बात किए जा रहा था और वो बच्चा इन तीनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ये दूसरा बच्चा कौन है, कहाँ से आया? प्रेतनी कहती है, इसी की तो बात कर रहे हैं हम। श्याम कमरे की लाइट जलाता है तो अंकुश के साथ और कोई भी नहीं होता। सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। प्रेतना कहती है, मुझे लगता है इस घर में कुछ है। हाँ भैया, कुछ तो गलत है। श्याम कहता है, अच्छा, मैं बुलाता हूँ अपने दोस्त को, वो इन सब बातों में ज़्यादा रुचि रखता है। पूरी रात यूं ही साथ में बीत जाती है। अगले दिन श्याम अपने दोस्त अक्षय को बुलाता है, जो कि पैरानॉर्मल चीज़ों में विश्वास रखता है। अक्षय घर पर आता है। आने पर श्याम ने अपनी सारी बातें बताई। अक्षय बोलता है, ये घर किसका है, मतलब किसका था पहले? श्याम बताता है, ये घर राठौर साहब का था। कुछ वक्त यहाँ रहने के बाद उसके बाद यहाँ कोई भी नहीं था। अब तो सब कुछ छोड़कर वो लोग दूसरे मकान में रहते हैं। अक्षय पूछता है, छोड़ क्यों दिया उन्होंने घर? श्याम कहता है, क्या पता, मगर सुना है कि एकाएक घर छोड़ दिया था। मुझे सस्ते दाम में मिला है तो मैंने ले लिया। बिना देखे सुने ही ले लिया, कुछ तो कारण होगा। तभी राजवीर कहता है, अब क्या किया जाए यार, क्या रहस्य है ये पता तो कर। कैसे पता करें, कुछ इंतजाम कर यार। श्याम, प्रेतना और अक्षय हॉल में बैठते हैं। प्रेतना, नैना सबके लिए खाना बनाते हैं। नैना बिस्कुट निकालने को डिब्बा खोलती है, मगर पूरा डिब्बा खाली पड़ा होता है। फ्रिज खोलती है तो वहाँ भी कुछ नहीं रखा होता। सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुका था वहाँ पर, या तो आधा खाया हुआ था
और या तो सड़ चुका था। फ्रिज की बदबू बर्दाश्त से बाहर होती है। नैना ने आवाज़ लगा प्रेतना को बुलाया। प्रेतना दौड़ कर आती है और स्थिति देखकर हैरान हो जाती है। आवाज़ देखकर श्याम और अक्षय को बुलाती है। अक्षय जब अपनी आंखों से देखता है तो देखता रह जाता है। साहब, हर दिन खाना और पानी यूं ही ख़त्म हो जाता है। सभी यहाँ किचन के मशरूफ रहते हैं और उधर कमरे से बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है। दौड़ कर जाते हैं तो देखते हैं कि अंकुश खिड़की के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और उसी के पीछे एक और बच्चा खड़ा होता है। सभी की आंखों के सामने ही वो बच्चा धुएं की तरह हवा में घुल जाता है। प्रेतना खूब तेज आवाज़ देती है तो अंकुश अपनी पूरी गर्दन घुमा सभी को देखता है। अक्षय दौड़कर अंकुश को पकड़कर नीचे उतारता है। क्या इसी बच्चे की बात कर रहे थे आप लोग? प्रेतना कहती है हाँ। अक्षय बताता है एक बार इस मकान के पुराने मालिक से मिलना होगा। श्याम कहता है उसके लिए तो हमें भी वहाँ चलना पड़ेगा। श्याम और अक्षय घर से बाहर निकल आस पड़ोस में मकान के बारे में पूछते हैं, मगर किसी को भी कोई जानकारी नहीं मिलती। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक छोटी सी चाय की दुकान मिलती है। आइए चाय पीते हैं और इस दुकानदार से पूछते हैं। अरे क्या भाई, 2 कप चाय देना। दुकानदार कहता है जी साहब, आप लोग को पहले तो देखा नहीं, इधर नए आए हो क्या? हाँ, वो आखिरी वाले मकान में। अच्छा, उस घर में? काफ़ी समय से बंद पड़ा था वो मकान। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अक्षय कहता है भाई ये बताओ उस घर में कौन कौन रहता था? साहब, वहाँ तो एक पति और पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी थी जो अब अमेरिका में रहती है। हाँ, घर में एक छोटा सा बच्चा रहता था, नागपाल। शायद वो नेपाल से आए थे, या शायद उस बच्चे को नेपाल से ही लाए थे। बहुत काम करवाता था वो, और खाना भी नहीं देते उसे। कभी कभी तो पानी भी नहीं देते थे। एक बार वो बच्चा यहाँ आया था तो बताकर रोने लगा था। हाँ, उसके बाद कहाँ गया किसी को पता नहीं लगा, कभी दिखा ही नहीं। और फिर एक दिन पूरा परिवार रातों रात घर छोड़ दिया और तब से मकान बंद पड़ा है। श्याम और अक्षय उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। श्याम बोलता है दुकानदार साहब, और कुछ पता है आपको? दुकानदार मना करता है। फिर अक्षय कहता है श्याम, क्या तू मेरी बात सुनेगा? एक बार मेरी बात उस मकान वाले से करवा दे, अभी फ़ोन मिला। श्याम मोहन मिलाता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हेलो, कौन? अक्षय बोलता है नागपाल के लिए मुझे आपसे बात करनी है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कौन नागपाल? लड़खाई हुई आवाज़ में, मैं किसी भी नागपाल को नहीं जानता। देखिए, आप साफ साफ बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा। ठाकुर साहब कहते हैं आप आइए मेरे घर, मैं आप लोगों को बताता हूँ। श्याम और अक्षय उसके बताए हुए पते पर पहुँचते हैं। ठाकुर साहब, अच्छा होगा कि आप कुछ बता दें हमें, और सब सही सही बताएं। और हाँ, कुछ छुपाइएगा मत, मुझे सब कुछ साफ साफ बताइएगा, नहीं तो पुलिस को तो आप जानते ही हैं। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को कुछ मत बताइएगा, मैं बताता हूँ। नागपाल को मैं नेपाल से खरीद के लाया था। मेरी पत्नी काफ़ी गर्म दिमाग की थी, उसे दिन भर डांटती और मारती थी, कभी कभी तो खाना भी नहीं देती थी। एक दिन गुस्से से उसने उसे कमरे में बंद कर दिया। वो भूख प्यास से रोता रहा, चिल्लाता रहा, मगर उसकी एक ना सुनी। मैंने भी बार बार कहा कि जाने दो, मगर उसने एक ना सुनी। और जब अगले दिन दरवाज़ा खोला गया तो नागपाल मर चुका था। अक्षय ने कहा तो उसकी लाश का क्या किया? फिर ठाकुर साहब ने बताया उसका क्रियाक्रम कर दिया। श्याम ने उसे एक झापड़ कस के रख दिया। झापड़ पड़ते ही ठाकुर साहब ने बताया घर के आगे ही बगीचे में दफन कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने उस घर को रातों रात छोड़ दिया था। वहाँ से अक्षय और श्याम लौटकर वापस घर आते हैं।
घर आने पर देखते हैं कि नैना और प्रेतना घर के बाहर खड़ी हैं और दरवाज़ा अंदर से बंद है। अरे तुम लोग यहाँ, अंकुश कहाँ है? नैना ने कहा, आप लोगों के जाने के बाद से ही हम लोग साथ ही बैठे थे। कुछ पल के बाद अंकुश हमारे बीच था ही नहीं। आवाज़ दी मगर कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। खोजते खोजते कमरे पहुँचे तो फिर उसी जगह बैठे उस बच्चे के साथ खेल रहा था। जैसे ही आवाज़ दिया अंकुश को दोनों ही वहाँ से हमारी तरफ एक खौफनाक भरी निगाहों के साथ बढ़ने लगे। दोनों की आंखें एक समान लग रही थी। काफ़ी आवाज़ दी मगर अंकुश अपने में ही था। भागते भागते घर के बाहर आए, तब से दरवाज़ा खुद से बंद है। जाने अंदर क्या हो रहा होगा। प्रेतना कहती है, श्याम दिव्या को बचाओ, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। अक्षय कहता है, श्याम नागपाल के शरीर का क्रियाक्रम करना होगा, नहीं तो उसे मुक्ति ना मिलेगी। शायद यही रास्ता हो। सभी लोग बगीचे में खड़े हो जाते हैं। श्याम एक फावड़ा लाता है और आगे के बगीचे को खोदने लगता है। अक्षय कुछ लकड़ियाँ और घास फूस लाता है। जैसे ही कुछ कंकाल की हड्डियाँ उसे दिखती हैं, वो उन्हें बाहर निकाल कर उन पर लकड़ियाँ और घास फूस डाल देता है। कोई कुछ जानता तो था नहीं, इसलिए भगवान का नाम ले उसमें आग लगा देते हैं। आग लगने के थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा भी खुल जाता है। सभी दौड़कर अंदर जाते हैं तो अंकुश जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। पानी की छींटें दे नैना उसे उठाती है। अंकुश कहता है, क्या हुआ मम्मी? प्रेतना कहती है, कुछ नहीं, अब सब ठीक है बेटा। अंकुश कहता है, माँ बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद अक्षय श्याम से कहता है, लो श्याम, शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। हो सके तो एक बार यह सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा लो और फिर चैन से रहो जीवन भर। आज 3 दिन हो गए थे तहसीलदार साहब के देहांत को। उनके बेटे राहुल ने ही उन्हें दाग दिया था, इसलिए उसे बीच वाले हॉल में ही खिड़की के पास चटाई बिछाकर उस पर बिछौना लगा दिया गया था। अभी 10वां तक तो उसे यूं ही अकेले उस स्थान पर रहना था। रात में सादा भोजन खिलाकर घर के सारे सदस्य अपने अपने कमरे में सोने चले गए। घर में तहसीलदार साहब, उनकी पत्नी, 2 बेटे, 2 बहुएं और 2 पोते और 2 पोती थी। तहसीलदार साहब की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। बस सुबह की अखबार पढ़ते पढ़ते अचानक से गिरे और परलोक सिधार गए। दोनों ही बेटों ने आने में देरी ना की। आने के पश्चात क्रियाक्रम करके कुछ देर बातें की और फिर राहुल को खाना खिलाकर अपने अपने कमरे में सभी सोने चले गए। राहुल की पत्नी अपने बच्चों के साथ साथ बगल वाले कमरे में ही सोने चली गई। रात तकरीबन 3 बजे राहुल पसीने से लथपथ झटके से उठा। अपने पसीने को पहुंचते हुए बाथरूम में लिए उठा। हॉल की लाइट्स बंद होने के कारण अंधेरा काफ़ी था। बस राहुल के चढ़ाई के बगल में एक दिया जल रहा था। उसी की रोशनी से हॉल में कुछ रोशनी सी थी। राहुल बाथरूम से लौटा तो उसे अपने ही बिछौने के पास एक आकृति दिखी, मानो कोई बैठा हो। राहुल सर से पांव तक कांप गया था। उसी जगह खड़े होकर राहुल ने आवाज़ लगाई, कौन कौन है वहाँ? अरे बोलोगे भी कौन है? राहुल की आवाज़ सुन साथ वाले कमरे की लाइट जलती है और उसकी पत्नी शालिनी बाहर आती है। क्या हुआ जी? हॉल की लाइट जलते ही राहुल ने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। शायद वहम ही होगा, ये सोचकर वो वापस अपनी जगह पर आ बैठा। अरे कुछ नहीं परजाइन, मुझे लगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो, जाओ तुम सो जाओ। नहीं, मैं आवाज़ सुनाई आई तो आ गई। हॉल की लाइट्स बंद करके शालिनी
वापस अपने कमरे में चली जाती है। राहुल फिर से अपने बिछाने पर लेटकर आंखें बंद करता है। आंखें बंद करते ही उसे अपने ही बगल में किसी का होने का आभास होता है। इतना सोच राहुल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता था कि अभी अभी तो उसकी शालिनी ने हॉल की लाइट बंद की है और अभी तक तो कोई आया भी नहीं था। राहुल ने आंखें खोली तो ठीक उसके ऊपर से एक परछाई एक बगल से दूसरे बगल चली गई। राहुल आवाज देते हुए उठ बैठा, कौन है? कौन है वहां? राहुल दीपक के उस हल्की सी रोशनी में इधर उधर कुछ देख रहा था कि एक आवाज उसके कानों में आई, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मेरा रास्ता बंद किया ना तूने, छोड़ूंगा नहीं। फिर इसके साथ ही वही परछाई राहुल के सामने आकर गायब हो जाती है। राहुल चिल्लाने लगता है, कौन है? मैंने पूछा कौन है? राहुल की आवाज सुनकर घर के सारे सदस्य हॉल में आ जाते हैं। मजनू, जो राहुल का छोटा भाई था, वो कहता है, क्या हुआ भैया? एक एक करके सभी हॉल में जुड़ जाते हैं। राहुल ने अपने साथ हुई सारी घटना सबको बताई। उस रात फिर किसी ने भी राहुल को अकेला न छोड़ा। सुबह हुई तो राहुल की माँ ने अपने माई फ़ोन लगाया और राहुल के साथ हुई सारी घटना सबको बताई। राहुल की नानी ने कहा कि एक लोहे की चाकू राहुल के सिराने रख दो ताकि उसे कोई डर ना लगे। कथन के अनुसार एक चाकू राहुल के सिनारे पर रख दिया जाता था। खैर, पूरा दिन अनेकों क्रियाओं के साथ संपन्न हुआ। रात होने पर आज राहुल की माँ हॉल में ही सोने का निश्चय कर रही थी। सभी सो गए और फिर आधी रात के वक्त राहुल के कानों में एक आवाज़ आई, मानो कोई ठीक उसके कानों के पास आकर कह रहा हो, चैन से सो रहा है तू? नहीं छोड़ूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं, मेरा रास्ता बंद किया है ना, नहीं छोड़ूंगा। और फिर किसी ने राहुल की चादर उठाकर दूर फेंक दी। राहुल डर से उठ बैठा। राहुल ने देखा एक परछाई जो कि सिर्फ एक हाथ की आकृति हो उसके पास आ रही है और फिर किसी ने उसका गला पकड़ लिया है। राहुल की चीख उसके गले में ही अटक गई थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे ना ही कोई दिख रहा था और ना ही कोई सुनाई दे रहा था। राहुल के पैरों से हुई आवाज़ से उसकी माँ उठ जाती है और दौड़कर राहुल के पास आती है। उसकी माँ के आते ही सब कुछ सामान्य सा हो जाता है। राहुल अपनी माँ को पकड़कर रोने लगता है। अब तो ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति लगने लगी थी। अगले दिन राहुल की माँ एक पंडित को अपने घर पर लाती है। पंडित ने अपनी पुस्तक निकालकर कुछ पढ़ा और एक धागा राहुल के गले में बांध दिया। पंडित जी, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये? पंडित जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, अग्नि देने के पश्चात मरने वाली आत्मा अग्नि दिए गए व्यक्ति से नाराज़ हो जाती है, क्योंकि एक वही माध्यम होता है शरीर में लौटने का और वो भी बंद हो जाता है। बस यही कारण होता है कि कुछ बुरे सपने आते हैं, मगर तुम्हारे विषय में बात कुछ और ही हो रही है। साक्षात तुम्हें दिखाई पड़ रही है आत्मा, जैसा कि तुम कह रहे हो। हाँ, उसने भी यही कहा था कि रास्ता बंद कर दिया तूने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मगर ये तो मेरे पिताजी की आत्मा है ना, तो मुझसे नाराज़ क्यों हो जाएंगे? मोह बेटा, मोह। जब शरीर से मोह जाता होता है तो प्राण त्यागने के बाद भी होता है। वैसे ही अपने पिता से तुम्हारा व्यवहार कैसा था? इस प्रश्न के बाद राहुल कुछ शांत था। उसने एक धीमी सी आवाज़ में कहा, ठीक था। क्यों? इसके बाद पंडित जी ने भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और सिर्फ इतना ही कहा, बेटा अकेले ना रहना और बाहर तो बिल्कुल भी ना निकलना। पंडित जी वापस जाते वक्त उसकी माँ से यही प्रश्न पूछते हैं। माँ ने बताया, क्या कहूँ पंडित जी, कहने में भी शर्म आ रही है। मेरे पति शराब के नशे में पूरे परिवार को बर्बाद कर चुके थे। यही कारण था कि एक बार बहस के दौरान उन्होंने मुझे बहुत मारा, जिसे देख मेरे बेटे राहुल ने उन्हें भी एक झापड़ दे दिया। और फिर वो दिन था और आज का दिन
उसके बाद राहुल पहली बार घर पर आया है। दोनों की एक भी नहीं बनती। राहुल के जाने के बाद इसके पिता ने पीना भी छोड़ दिया, मगर राहुल नहीं लौटा। वही शादी की और वही अपने परिवार के साथ रहता था। अच्छा किया, साफ साफ बता दिया आपने। अच्छा, मैं चलता हूँ। कल एक क्रिया करनी होगी। आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा रुष्ट हो चुकी है। अच्छा किया आपने साफ साफ बता दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कल एक क्रिया करनी होगी। आत्मा शायद ज़्यादा ही रुष्ट हो चुकी है। अच्छा, सामग्री के लिए मैं पुनर्उपस्थित होऊंगा कल सुबह सूर्योदय के पश्चात, ठीक है? और फिर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। इधर राहुल रात के बारे में सोच सोच के पूरी तरह परेशान हो चुका था। रह रहकर बड़बड़ाता, कभी रोने लगता, फिर कभी हंसने लगता। सभी परेशान हुए जा रहे थे। सभी अपने काम में व्यस्त रहते कि तभी राहुल अपनी जगह से गायब दिखता है। सभी उसे खोजने लगते हैं। घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद रहता है, मगर राहुल कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी राहुल की पत्नी चीखते हुए कमरे में आती है, माँ, माँ अंदर जाकर देखिए। सभी अंदर जाकर देखते हैं तो राहुल अपने पिता के कपड़े पहने खड़ा रहता था। माँ ने कहा, राहुल, अरे ये क्या हाल बना रखा है? अपने पिता के कपड़े क्यों? राहुल कुछ कह पाता कि तभी बेहोश होकर गिर पड़ता है। सभी उसके कपड़े बदल उसे वापस उसके बिछौने पर लाकर लिटा देते हैं। शाम का वक्त था। राहुल अभी सोया ही हुआ था। राहुल की नींद खुली तो उसने देखा कि सभी उसे देख रहे हैं। क्या हुआ माँ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? सभी ने बात को टालते हुए कुछ और बातों में उसे व्यस्त रखा। खाना खाने के बाद राहुल अपने मोबाइल में कुछ पढ़ रहा था। हॉल की लाइट्स सभी बंद पड़ी थी। बस उसी दिए की रोशनी और मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी राहुल के चेहरे पर पड़ रही थी। राहुल पढ़ ही रहा था कि उसकी माँ ने देखा कि राहुल कुछ बड़बड़ाने लगा। क्या हुआ राहुल? डर तो ना लग रहा है बेटा? मगर राहुल की कोई भी प्रतिक्रिया ना थी। बार बार पूछने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। राहुल की माँ और उसकी बीवी दोनों ही लगातार राहुल को आवाज़ दिए जा रहे थे। राहुल जस का तस बैठा रहा। फिर शालिनी ने झकझोर कर राहुल को पूछा। राहुल एकदम से होश में आया, कुछ देर बातें की और फिर बाथरूम चला गया। बाथरूम में आज राहुल कुछ ज़्यादा ही देरी कर रहा था। इतना वक्त तो उसने कभी भी ना लगाया था। अब तो पूरे परिवार को चिंता होने लगी और सभी बाथरूम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। बार बार खटकाने पर भी दरवाज़ा ना खुला तो उसके भाई राहुल ने ऊपर के रोशनदान में अंदर झांका तो राहुल उसी की तरफ घूर रहा था। राहुल की आंखें बिल्कुल लाल हुई पड़ी थी। उसकी आंखों में देख छोटा भाई डर के मारे नीचे आ गया। उसके आने के साथ ही राहुल ने दरवाज़ा खोला और सामान्य रूप से पूछा, आप सब यहाँ? क्या बात है? जब सभी ने देखा कि सामान्य से बर्ताव है, राहुल का तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा और सभी वापस अपने अपने जगह लौट गए। रात का खाना खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले गए और आज राहुल के छोटे भाई और माँ दोनों ने ही राहुल के साथ हॉल में सोने का फैसला किया। रात तो ठीक ठाक बीत गई, मगर सुबह के 4 बजे एकाएक जब उनकी आँख खुली तो राहुल को किसी का स्पर्श महसूस हुआ। अपने बगल में देखा तो अंधेरा होने के कारण ठीक से ना दिखा, मगर कोई तो बैठा था और सिसकियाँ ले रहा था। राहुल कुछ हिम्मत जुटाते हुए हाथ लगाकर पूछने के लिए हाथ बढ़ाया तो आकृति वहाँ से उठ के रोते रोते चली गई। राहुल वापस अपने बिछौने पर सो जाता है। राहुल की आँख बंद करने के कुछ ही देर बाद राहुल के बालों में किसी का हाथ होता है। राहुल आँख खोलता है तो उसके पापा का एक भयानक चेहरा उसके सामने आता है और एक आवाज़ आती है, तुझे छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा। और फिर एक धारदार हथियार से राहुल का सर धड़ से अलग कर देते हैं। राहुल पसीने से लथपथ हालत में उठता है
और इधर उधर देखता है कि उसकी माँ और उसका भाई बड़े ही आश्चर्य से उसे देख रहे थे। पूरे हॉल में सभी लोग हैं और वहीं पर पंडित जी भी खड़े हैं। राहुल, क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? हाँ जी, मैंने पिताजी को देखा, भयानक सा चेहरा था उनका। पंडित जी ने लाई हुई सामग्री को हॉल के बीचों बीच सजाकर राहुल को सामने बिठाया और फिर अनेकों क्रियाओं के साथ पूजन किया। पूजा समाप्त होने पर पंडित जी ने कहा, राहुल, जीवन और मृत्यु दोनों ही सत्य हैं। जीवन काल में कभी कभी इंसान की इच्छा पूरी ना होने के कारण उसकी आत्मा शरीर छोड़ नहीं पाती है। शरीर से लगाव इंसान को मृत्यु के वक्त अत्यंत पीड़ा देती है। अंत इंसान को अपने शरीर से मोह नहीं रखना चाहिए। तुम्हारे पिता का मोह ही था कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनकी आत्मा शरीर के इर्द गिर्द थी। बार बार प्रवेश की चेष्टा भी थी कि अगर असफल रही तो वो जा नहीं पाएगी, यही वो सोचती रही। लेकिन हर बार वो असफल हो जाती। जब तुमने उनके शरीर का दाह संस्कार किया तो आत्मा तुम्हारी ही दुश्मन हो चुकी थी। वैसे भी तुमसे ज़्यादा लगाव था तुम्हारे पिता का, यही कारण था कि वो बार बार आकर तुम्हें धमकाया करती थी। आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाती, मगर तुम्हें परेशान कर तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचा सकती थी। इसलिए मैंने कहा था कि बाहर ना जाना। वैसे इस क्रिया के साथ ही तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल गई है, अब वो कभी नहीं आएंगे। उनके साथ ही पूरा परिवार अब काफ़ी निश्चिंत हो गया। सभी अपने अपने सामान्य जीवन में प्रवेश कर गए। आत्माओं की ये प्रतिक्रिया होती है, शरीर नष्ट होने पर वे रुष्ट भी हो सकती हैं। शायद इसी कारणवश हमारे बड़े बुढ़े दाह संस्कार करने वालों को अकेला नहीं छोड़ते थे और साथ ही साथ उनके सिराने में या उनके शरीर पर कोई लोहे का टुकड़ा बांध देते थे। कुछ बातें विज्ञान से परे होती हैं, कोई विश्वास करे या ना करे।